सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को पता ही है, हम इस चैनल पे करंटली लिटरेरी थ्योरी कवर कर रहे हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म हम कवर कर चुके हैं और हम फेमिनिज़म्स कवर कर रहे हैं। एंड फेमिनिज़म्स पे बहुत सारी वीडियो बन चुकी है। और आज जिस थ्योरिस्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जूलिया क्रिस्तेवा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। नाउ जैसे हर राइटर के केस में हम करते हैं इंट्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। Now, she is a Bulgarian French philosopher, literary critic, semiotician, psychoanalyst, feminist, and novelist who has lived in France since the mid 1960s. ठीक है, शी इज़ बेसिकली बल्गेरियन एंड फ्रेंच दोनों जगह से उनका कनेक्शन रहा है। एंड जैसे आप देख ही सकते हो दैट शी स्टार्टेड लिविंग इन फ्रांस सिंस 1960s एंड 1941 में उनका जन्म हुआ था। एंड शी इज़ प्रेजेंटली भी वो बहुत सारी वर्क्स लिख रही है। एंड शी हैज़ टॉट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड इज़ नाउ प्रोफेसर एमेरिटा एट यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी। ठीक है, सो एमेरिटा वो होते हैं जो एकेडमिक करियर से जो रिटायर हो चुके होते हैं, सॉर्ट ऑफ छोड़ चुके होते हैं उसे। तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती थी। सो यही उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और आपको पता चली गया होगा इससे दैट वो सेमियोटिक्स के साथ रिलेटेड थी, साइको एनालिसिस के साथ रिलेटेड थी, फेमिनिस्ट तो थी साथ ही नॉवेलिस्ट भी थी, उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं। ठीक है, सो नाउ उनके वर्क्स पे जाते हैं। जो थियोरी जो हमारा कंसर्न है एज यूजीसी नेट एस्पिरेंट या बेटर से एज एन इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट। ठीक है, सो सबसे पहला उनका जो वर्क है वो है डिज़ायर ऑफ लैंग्वेज। सबटाइटल है सेमियोटिक अप्रोच टू लैंग्वेज एंड आर्ट। दिस वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच इन 1969 एंड इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किए करके पब्लिश किया गया था इन 1980। ठीक है, सो इसका फ्रेंच नाम भी आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में तो इसे डिज़ायर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो ट्राई किया है, हर वर्क के अंदर जो टर्म्स जहाँ डिस्कस किए हैं, जितनी एक्यूरेसी हो सकती है उतनी एक्यूरेसी से, जैसे इंटरटेक्चुअलिटी इस वर्क में उन्होंने डिस्कस किया है। सो अब देखते हैं इंटरटेक्चुअलिटी क्या है, और इस तरीके से ही सारी वर्क्स में आपको जो टर्म्स डिस्कस किए गए उस हिसाब से मैंने अरेंज किया है इसे। सो नाउ व्हाट इज़ इंटरटेक्चुअलिटी? आपने सुना होगा वाइल राइटिंग आंसर्स, BA या MA के स्टूडेंट जो सुन रहे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। बहुत बार एज अ टीचर वी टेल यू पीपल टू यूज़ इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस। ठीक है, हम बहुत बार कहते हैं कि इंटरटेक्चुअल रेफरेंसेस यूज़ करो। इससे क्या होता है, वी अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा वाइड रीडिंग है, ऐसी रीडिंग नहीं है जो बहुत लिमिटेड है, ऐसी रीडिंग है जो बहुत ज़्यादा, आपने बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ा है, आपने बहुत सारा कुछ इस आंसर को प्रिपेयर करने के लिए आपने इन शॉर्ट मेहनत की है। ठीक है, सो इंटरटेक्चुअलिटी वही होता है जब आप एक टेक्स्ट को सिमिलर पॉइंट्स पे किसी और टेक्स्ट के साथ रिलेट कर पाओ। ठीक है, जैसे सपोज सिल्विया प्लाथ की आप कोई पोएम पढ़ रहे हो, तो आपने कोई और सिल्विया प्लाथ की पोएम के साथ उसे क्रॉस रेफरेंसेस में डाल दिया, या फिर आप किसी और राइटर की जिसकी ट्रॉमेटिक पास्ट रही हो, जिसके पापा के साथ शायद उसकी बहुत डिस्टर्बिंग इक्वेशन रही हो, उस तरह से रिलेट कर दिया। सो दैट इज़ व्हाट इंटरटेक्चुअलिटी इज़। जब आप बहुत सारे अदर जगहों से रेफरेंसेस ड्रॉ करते हो। ठीक है, अब जूलिया क्रिस्तेवा का इंटरटेक्चुअलिटी से क्या मतलब है, या उन्होंने क्या कहा है? द कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट एंड द मीनिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय देम। एवरी टेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी, अ वेब ऑफ अल्यूशंस टू अदर टेक्स्ट। जब आप एक वर्क लिखते हो, यू आर बाउंड टू टेक अल्यूशंस फ्रॉम अदर टेक्स्ट। ये होता ही है, दिस इज समथिंग क्वाइट नेचुरल अकॉर्डिंग टू क्रिस्तेवा। आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो आप। वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग, you end up taking references from different sources, allusions from different sources। जैसे कामुस का मिथ ऑफ सिसिफस का उसमें एल्यूशन आ गया। सो दिस इज़ व्हाट इंटरटेक्चुअलिटी इज़। सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्तेवा, लिटरेचर एंड आर्ट में ये इंटरटेक्चुअलिटी चलती रहती है। डिफरेंट सोर्सेस से लेना, वर्क्स के डिफरेंट इंस्पिरेशंस अलग अलग जगहों से लेना, और फिर एक नया वर्क बनाना। सो दिस इज़ व्हाट इंटरटेक्चुअलिटी इज़ ऑल अबाउट। नाउ जूलिया क्रिस्तेवा's इंटरटेक्चुअलिटी derives from मिखाइल बाख्तिन's डायलॉजिज्म एंड फर्डिनांड डी ससुर साइन। बोला गया है कि जूलिया क्रिस्तेवा का जो इंटरटेक्चुअलिटी है, शी हैज़ टेकन
फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट में 2 बार या 3 बार दिस हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। सो ये जो डायलॉजिज्म है मतलब लैंग्वेज को जो अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट डायलॉजिज्म इज़ ऑल अबाउट। मिकाइल बख्तिन जब पढ़ेंगे और भी डिटेल में देखेंगे। और ससुर तो आपको पता ही है, साइन के बारे में बात कर रहे थे, तो इन दोनों जगह से शी टेक्स अप दिस आइडिया ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे रखा है इसको ना। उसके बाद रिवॉल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज, ये एक और वर्क है जूलिया क्रिस्तेवा का, जो कि 1984 में इंग्लिश में आया था और 1974 में आया था ये फ्रेंच में। आप देख सकते हो मैंने फ्रेंच डेट्स ही मेंशन किए इंग्लिश टाइटल्स के साथ, क्योंकि पहला पब्लिकेशन तो वही था, लेकिन ताकि आप कंफ्यूज ना हो मैंने नीचे चीज़ें स्पेसिफाई कर दिए दैट इट वाज ओरिजिनली पब्लिश इन फ्रेंच इन 1974 एंड इन इंग्लिश इन 1984, ठीक है ना। कोरा, अब आपको कुछ टर्म्स मिलेगी क्रिस्तेवा की, जैसे कोरा है, जेनोटेक्स्ट है, फिर सेमियोटिक है, सिम्बॉलिक है। तो इन सारी टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सो इससे पहले कि आप कोरा को बाय डेफिनेशन समझो, पहले कोरा क्या है आप ऐसे मुझसे आप समझो। कोरा इज सिंपली व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, ठीक है। लैंग्वेज की दुनिया में बेबी ने एंटर नहीं किया होता है। द बेबी इज क्राइंग और वो बैबलिंग साउंड्स करना एंड ऑल दिस, ये तो किसी लैंग्वेज के अंडर नहीं आता है। बेबी का बैबलिंग जो साउंड होता है या फिर आ बा ऐसे जो बोलते हैं वो, ये तो किसी फोनेटिकली लॉजिकल लैंग्वेज में नहीं आता है। ये कोई अरेंज्ड सिस्टमैटिक लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जो एवरीडे भाषा में जो हम बोलते हैं, उसमें तो नहीं आता है ये। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ इस लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आ रहा है। इफ़ आई स्टार्ट सेइंग आ बा डा का, यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। सो ये जो है ये है कोरा, ठीक है। वो प्रीलिंगुअल लैंग्वेज का स्टेज, वो स्टेज जो लैंग्वेज से पहले आता है, जब बेबी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं सीखा होता है बेबी ने, बट स्टिल द बेबी ट्राइज टू कन्वे इट्स नीड ऑफ फूड। रो के ही तो वो बताते हैं ना दैट दे नीड फूड, या दे आर हंग्री, ये जो चीज़ है, या दे आर इफ़ दे आर अनकम्फर्टेबल। सो ये है कोरा, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन जाते हैं। नॉन एक्सप्रेसिव टोटलिटी क्रिएटेड बाय बॉडीली ड्राइव्स, द कोरा हैज़ नो फिक्स्ड आइडेंटिटी एंड इट प्रिसीड्स द लिंग्विस्टिक साइन। जो मैंने आपको बोला, इट प्रिसीड्स द लिंग्विस्टिक साइन, यानी कि लॉजिकल लैंग्वेज के पहले का स्टेप है ये, ठीक है। जूलिया क्रिस्तेवा सेमियोटिक कोरा इज pre-linguistic non-expressive totality of bodily drives, rhythms and sounds existing before the child enters the symbolic order of language. It is a maternal in-between space, 0 to 6 months में जिसे हम देखते हैं, फ्रॉ डिज़ायर एंड कैउस। मैटर्नल स्टेट है ये, आपको समझना पड़ेगा मैटर्नल क्यों है, क्योंकि लैंग्वेज इज पेट्रियार्कल इन नेचर। आपने ये सुना होगा, पेट्रियार्कल लैंग्वेज हैज ऑलवेज बीन पेट्रियार्कल इन नेचर। नाउ अ लैंग्वेज विच इज नॉट इन is not in an arranged manner, is not in a manner that people will understand it in a very logical way like the everyday language, that is the maternal language. A language which is not paternal or which is not falling under those patriarchal rules, which is unconvenient language, जो conventionally traditionally जो है वो उस कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इनकन्वीनियंट नहीं बट अनकन्वेंशनल लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ नॉट इनकन्वीनियंट एज आई सेड, आई एम सॉरी, बट इट इज़ अनकन्वेंशनल लैंग्वेज, लैंग्वेज दैट हैज़ नॉट बीन स्पोकन फॉर ईयर्स कन्वेंशनली, दैट इज़ नॉट पेट्रियार्कल इन नेचर, दैट इज़ नॉट अरेंज्ड, दैट इज़ नॉट लॉजिकल, दैट साउंड्स एज इफ सेंसलेस बट दैट हैज़ मीनिंग। बेबी इज़ नॉट क्राइंग सेंसलेसली, मस्ट बी फीलिंग समथिंग। सो ये दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ मैटरनल लैंग्वेज। अब एग्जाम्पल्स क्या है इसमें, इंक्लूड अ बेबीज बैबलिंग, the rhythmic heartbeat like bond with mother, or in literature fragmented poetic and subversive language, ठीक है। अब इसके पीछे एक और थ्योरी है जो आपको समझना ज़रूरी है in order to understand this in a better manner। वो ये है कि अगर आप उस 3 स्टेजेस के बारे में जानते हो, मिरर स्टेज, सिम्बॉलिक स्टेज एंड रियल स्टेज, ये जो हम साइको एनालिसिस में पढ़ते हैं, जूलिया क्रिस्तेवा ने कहा था कि बिफोर द मिरर स्टेज एक और स्टेज होता है जहाँ पे वो इस कोरा को
बैठाती है वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर दिस कोरा इज द स्टेज दैट प्रिसीड्स द मिरर स्टेज, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड डज नॉट सी हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम मदर। उसको, बच्चे को यही लग रहा होता है कि स्टिल अ पार्ट ऑफ मदर ही और शी इज। वो मम्मी के पेट से निकल चुके हैं, दे आर इन अ वर्ल्ड, दे आर अ सेपरेट डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर, ये उन्हें नहीं पता होता है। दे थिंक दैट दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ देयर मदर। सो ये जो आइडिया है, दैट इज वॉट कोरा इज ऑल अबाउट। एंड क्रिस्तेवा बोलती भी है कि ये जो कोरा है दैट प्रिसीड्स द मिरर स्टेज, जो आप साइको एनालिसिस में पढ़ते हो। अच्छा, नाउ जेनोटेक्स्ट क्या है? जेनोटेक्स्ट, इसे बाय डेफिनेशन ही देखते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। Genotext is a literary theory term coined by Julia Kristeva, representing the underlying generative process of a text rather than its final surface form. एक टेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हो वो जब जनरेशन के स्टेज में है, यानी कि वो जब अभी भी बन रही है उस स्टेज में जब है, पूरी कंप्लीट टेक्स्ट नहीं, द स्टेज ऑफ जनरेशन ऑफ द टेक्स्ट, जब वो उसका फॉर्मेशन हो रहा है, that is what genotext is, ठीक है। it refers to the latent semiotic drives such as emotion, rhythm and unconscious desires that structure languages before it becomes a coherent logical message। अब आप ऐसे समझो, सपोज राउलिंग ने जब हैरी पॉटर लिखना शुरू किया होगा, हैरी पॉटर वॉज हर इन माइंड, इट वॉज एन इमोशन दैट शी वॉज ओनली फीलिंग, इट वॉज एन अनकॉन्शियस डिजायर एंड इट वॉज अ रिदम दैट वॉज ओनली इन हर हार्ट। सिर्फ राउलिंग को पता था और किसी को पता नहीं था, बट द मोमेंट शी ट्रांसलेटेड दोज इमोशंस ऑफ हर into a textual form, ठीक है, दैट इज व्हेन इट बिकम अ टेक्स्ट। लेकिन उस फॉर्मेशन के स्टेज को जब वो इमोशंस आर फॉर्मिंग द वर्क, वो जो लॉजिकल स्टेज में नहीं है, अनकॉन्शियस स्टेज में है, इमोशंस डिजायर्स के रूप में, दैट इज व्हाट जेनोटेक्स्ट इज, ठीक है। तो राउलिंग का हैरी पॉटर बनाने का सोचना इज जेनोटेक्स्ट। द मोमेंट शी मेक्स इट, और जब उसकी पहली हार्ड कॉपी प्रिंट हो जाती है, दैट बिकम्स अ टेक्स्ट, ठीक है। यही है जेनोटेक्स्ट और टेक्स्ट के बीच में डिफरेंस। जेनोटेक्स्ट इज द मेकिंग स्टेज, जब आप इमोशनली किसी चीज़ को सोच रहे हो, जब आपके अनकॉन्शियस लेवल पे चीज़ हो, कॉन्शियस में ना आई हो अभी तक, दैट इज व्हाट जेनोटेक्स्ट इज, ठीक है। तो कोरा एंड जेनोटेक्स्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है रिवॉल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज। अगेन दिस वर्क इज 1984 में ये रिटन है, पर मैं चेक कर लेती हूँ, एक मिनट। ये 1984 में पब्लिश तो हुआ है, लेकिन किस लैंग्वेज में ये मुझे नहीं पता, तो ये मुझे नहीं, मैंने तो बता ही दिया आपको। 1974 में फ्रेंच में हुआ है एंड 1984 में इंग्लिश में हुआ है, ठीक है। सो ये 74 का जो डेट है, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे इस स्लाइड के टॉप पे, वो फ्रेंच वाली है, एंड 84 में दैट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और उसके बाद पब्लिश हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे और एक चीज़ के बारे में बात कर रही है क्रिस्तेवा, दैट इज सिमियोटिक एंड सिम्बॉलिक लैंग्वेज। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना? सिमियोटिक लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज जो 0 से 6 मंथ्स के बीच, अकॉर्डिंग टू क्रिस्तेवा, अ पर्सन स्पीक्स, उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स द पर्सन एंटर्स इनटू द स्टेज ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या है? कोरा, प्रीलिंग्विस्टिक एंड सेंटर्ड ऑन मदर। सिमियोटिक, सिम्बॉलिक क्या? इट इज़ एंटायरली अ फादर कंट्रोल्ड थिंग, क्योंकि लैंग्वेज इज पेट्रियार्कल इन नेचर, और जिसे लॉजिकल एंड सिंटैक्टिकली अरेंज्ड बोला गया है। लॉजिकल एंड सिंटैक्टिकल इसीलिए क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं, लैंग्वेज इज कॉम्प्रिहेंसिबल, हमें समझ में आती है, एंड जो हर इंसान बोलता है उस सेंस में लिखी गई है, इसीलिए, और इसके अलावा और इसका कोई रीज़न नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आप और एक डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अनकॉन्शियस लिखा है सिम्योटिक के पास, एंड दिस सिम्बॉलिक इज कॉन्शियस। क्यों अनकॉन्शियस? इसीलिए क्योंकि व्हेन अ पर्सन, बच्चा जब रो रहा है, दैट इज़ नॉट समथिंग जो वो शायद कॉन्शियसली कर रहा है, अपनी उसकी खुद की इंटेलिजेंस ही तो तब तक डेवलप नहीं हुई है, उसकी बुद्धि खुद की डेवलप नहीं हुई है कि उसे क्या करना है, जो हो रहा है अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। लेकिन 6 मंथ्स के बाद जो होता है वो कॉन्शियस लेवल पे होता है। द चाइल्ड इज अवेयर, what the infant rather is aware that what he or she is doing, ठीक है, तो कॉन्शियस में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद सिम्योटिक, मोर ऑफ अ पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट थिंग, और सिम्बॉलिक इज अ स्ट्रक्चरिस्ट थिंग। एक ही रीज़न है इसका, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट इसलिए क्योंकि ये कोई अरेंजमेंट नहीं है, बहुत फ्री फ्लोइंग सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें जब मैंने आपको इसके पहले एक
राइटर पढ़ाया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, फेमिनिस्ट थियोरिस्ट ही पढ़ाया था, वहाँ आई वाज स्पीकिंग अबाउट दिस एक्रीचूर फेमिनिन, हेलेन सिक्सो। वहाँ मैंने बताया था हाउ लैंग्वेज इज़ फ्री फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू हर, कैसे एक फेमिनिन लैंग्वेज को उन्होंने बनाने की बात की। अगर आपने वो वीडियो देखी हो इसके पहले तो आपको पता चलेगा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इसीलिए क्योंकि ये मैस्कुलिन पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर वाले लैंग्वेज में नहीं आता है। दिस इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट style of writing. There's a realm of floating signifiers and non connections, improvisations, approximations, accidents and seepage. ये एग्जाम्पल जो है मैं आपको बताऊंगी इस टाइम पे। और सिम्बॉलिक जो है वो तो ऑर्डरली लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरलेस लैंग्वेज है, ऑर्डरली लैंग्वेज है। द ऑर्डरली सरफेस रियल्म ऑफ स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शंस एंड लेड डाउन स्ट्रक्चर्स थ्रू द लिटरेरी वर्क्स, जो है जो हर लिटरेरी वर्क में भी फॉलो होती है। अब बिलावेड का ये जो टोनी मोरिसन है, मूव फुल स्टॉप, वॉक फुल स्टॉप, रन फुल स्टॉप, हाइड फुल स्टॉप, स्टील एंड मूव ऑन, यहाँ सिम्बॉलिक एंड सिम्योटिक दोनों हो रही। क्यों? पहले तो ये एक ऐसे कंप्रीहेंसिबल स्ट्रक्चर में जहाँ पे मूव, वॉक, रन, हाइड, स्टील एक करेक्ट सीक्वेंस में जा रहा है और सही है, स्ट्रक्चरलिस्ट है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये मूव के बाद फुल स्टॉप, वॉक के बाद फिर फुल स्टॉप, रन के बाद फिर फुल स्टॉप, हाइड के बाद फिर फुल स्टॉप, स्टील के बाद एंड मूव ऑन, दिस टॉक्स अबाउट द इंटरनल टर्मोइल ऑफ द पर्सन। हर बार वो इंसान जो शायद हर बार इंसान द पर्टिकुलर कैरेक्टर जो ये कर रहा है उसका शायद कोई सेल्फ डाउट चल रहा है या उसका कोई ट्रॉमा उसको हिट कर रहा है। दिस फुल स्टॉप ऑल्सो स्पीक्स लैंग्वेजेस दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, आप जब पार्टीशन राइटिंग पढ़ोगे, आई वॉज रीडिंग अ रिसर्च पेपर, आई डोंट रिमेंबर किसने लिखा था, एंड किसी टेक्स्ट का रिसर्च पेपर्स जो होते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर समवन हैड रिसर्च्ड, वहाँ पे देयर वाज अ पर्टिकुलर लाइन दैट आई रिमेंबर वेरी वेल, लिखा हुआ था कि द डॉट्स इन पार्टीशन राइटिंग्स आर indicator of are an indicator of the trauma, the blood. ठीक है, so the full stops that have been used, they are an indicator of the blood that people in partition were seeing, or that also indicates to their hesitation, to their trauma. So यहाँ पे जो full stops आप देख रहे हो, this could be trauma as well, हो सकता है। ये जो move, walk, run, hide, steal, when a person is doing this, शायद उसके दिमाग में कोई ट्रॉमा हिट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, एक कॉन्स्टेंट गैप पे। ठीक है, दिस इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ इम्प्रोवाइज्ड, जो कि एक्सीडेंट्स कवर कर रहा है, जिसमें सिपेज है। ठीक है, सो दिस इज वॉट इट इज़ व्हेन यू मीन सिम्योटिक एंड सिम्बॉलिक। इसी तरीके से यू राइट इट। प्लाथ के राइटिंग में भी आपको ये सिम्योटिक सिम्बॉलिक बहुत अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि प्लाथ के राइटिंग्स में भी ना वो टूटने वाला सेंस, वो फुल स्टॉप्स वाला सेंस मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, हाँ और एक बात, मैंने किसी रिसर्च पेपर में प्लाथ को लेके भी पढ़ा था दैट दिस फुल स्टॉप्स इंडिकेट द ट्रॉमा और हॉलोनेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस एब्जेक्शन? एब्जेक्शन वो है जब ए बेबी मूव्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ सिम्योटिक टू सिम्बॉलिक, उस स्टेट में जहाँ उस बेबी को बात करना नहीं आता है, या सिम्योटिक स्टेज में है जब बैबल कर रहा है एंड ऑल, उस स्टेज से जब वो ऑर्डर लैंग्वेज वाले स्टेज में मूव करता है ना, लॉजिकल लैंग्वेज वाले स्टेज में, दैट बिकम्स सिम्बॉलिक, दैट बिकम्स एब्जेक्शन, दिस मूवमेंट फ्रॉम अ सेमियोटिक टू सिम्बॉलिक। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। इसके बाद है अदर्स, यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये आप देख सकते हो, बहुत सारे वर्क्स के नाम है। ठीक है, आप पॉज करके पढ़ लेना। यूजीसी नेट में कुछ वर्क्स पूछे गए हैं, कुछ वर्क्स नहीं पूछे गए, इसमें से हाफ ऑफ द वर्क्स आर न्यू, रिसेंट आप देख सकते हो, 15-13 के टाइम के वर्क्स भी है इसमें। तो या दीज आर द वर्क्स जो आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना इसको। इसीलिए लिस्ट रखा है क्योंकि यूजीसी इज आस्किंग फ्रॉम वेर एवर इट वॉन्ट्स टू आस्क, कोई पैटर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दे कैन आस्क, दे आर फ्री टू आस्क एंड दे विल आस्क। ठीक है, सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड। एक बार अगर आप नज़र भी घुमा लो इस लिस्ट में, अगर आपको कुछ याद भी रह जाए और एग्जाम में अगर फंस जाए इधर से कोई क्वेश्चन, तो 2 नंबर मिल ही रहे, उसमें कोई खराब बात नहीं है। सो दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट दिस long list of works over here. I hope the lecture has helped you. I hope you can understand the terms कोरा और ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो, सेमियोटिक, सिम्बॉलिक एंड ऑल, इंटरटेक्चुअलिटी। सो या और BA स्टूडेंट्स के लिए भी आई नो इट विल बी हेल्पफुल। सो या सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर अबाउट जूलिया क्रिस्टेवा विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। इसके बाद जो वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन टोरियल मोई। सो या उस वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन बाय।